अगस्त साल का एक ऐसा महीना जब हर भारतीय जोश में होता है। वजह है इस महीने देश अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। ये वो महीना है जिसने देश को जीने की नई उम्मीद दी, सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी, लोगों को आज़ादी से जीने का जज्बा दिया। तो चलिए एक एक कर जानते हैं अगस्त के इतिहास की कुछ ऐसी ही कहानियाँ जो एक भारतीय होने के नाते आपको जानना बेहद ज़रूरी है। हम बात करेंगे 11 अगस्त के इतिहास के बारे में। जैसा कि हम 15 अगस्त के करीब पहुंच रहे हैं, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट दिन है। इसीलिए हमारे लिए ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पिछली शताब्दियों में 11 अगस्त को भारत में हुई अलग अलग ऐतिहासिक घटनाएं क्या रही हैं। साल था 1908। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। सभी क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे कि किसी तरह देश का जन जन आज़ाद सांस ले सके। कुछ साल पहले 3 दिसंबर 1889 को बंगाली क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म होता है, लेकिन फिरंगी हुकूमत में सांस भी नाप तोल कर लेनी पड़ती थी। पर जैसे ही बोस ने होश संभाला तो वो ब्रिटिश कॉलोनियल शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख शख्स के रूप में उभरे और उन्हें आज भी याद किया जाता है मुजफ्फरपुर बम विस्फोट में उनकी अहम भूमिका के लिए। ये वो वक्त था जब खुदीराम बोस सिर्फ 18 साल के थे। उन्होंने उनके साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम धमाका किया। इस गाड़ी में मौजूद थे ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डॉगलस किंग्सफोर्ड, लेकिन किस्मत ऐसी कि बम धमाका किंग्सफोर्ड की गाड़ी से ज़रा चूक गया और बाजू में खड़ी एक दूसरी गाड़ी पर जाकर टारगेट हुआ, जिसमें 2 ब्रिटिश महिलाओं की जान चली गई। हालांकि बाद में बोस और चाकी पकड़े गए। खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और अपनी कम उम्र के बावजूद उन्होंने अपने कामों का जोरदार बचाव किया। आखिरकार उन्हें दोषी पाया गया और जान से मारने की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई, जिससे वो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में युवा साहस और बलिदान का प्रतीक बन गए। बोस के कार्यों और बलिदान को कॉलोनियल उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में भारतीयों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में याद किया जाता है जो निडरता से ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा हुआ और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी। अब आप में से कई लोग मोहम्मद अली जिन्ना के नाम को ज़रूर जानते होंगे। 11 अगस्त 1947 वो साल था जब जिन्ना का भाषण पाकिस्तान के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ये भाषण पाकिस्तान की आज़ादी से एक दिन पहले दिया गया था, जिसे ऑफिशियली 14 अगस्त 1947 को घोषित किया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता और पाकिस्तान के निर्माण के पीछे प्रेरक शक्ति जिन्ना ने इस मौके पर कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में जिन्ना ने नवगठित देश के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और सभी लोगों के लिए एकता, टॉलरेंस और समान अधिकारों के महत्व पर जोर दिया, चाहे उनका धर्म, जाति या पंथ कुछ भी हो। जिन्ना ने अपने भाषण में कहा था कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो मस्जिदों में जाएं या किसी दूसरे स्थान पर, आप हर तरह से आज़ाद हैं। जिन्ना ने यह भी कहा था कि आप किसी भी धर्म या जाति या पंथ से संबंधित हो सकते हैं, इसका राज्य के व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि जिन्ना ने यह भी कहा था कि हम ऐसे दिनों की शुरुआत कर रहे हैं जब कोई भेदभाव नहीं होगा, एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच कोई अंतर नहीं होगा, एक जाति या पंथ और दूसरे के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। हम इस मूलभूत सिद्धांत के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि हम सभी नागरिक हैं और एक राज्य के समान नागरिक हैं। ये शब्द थे मोहम्मद अली जिन्ना के। और शायद आपको पता हो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज 11 अगस्त 1947 को अपनाया गया था। देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने से कुछ ही दिन पहले इस झंडे के डिज़ाइनर थे सैयद अमीरुद्दीन किदवई। 11 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति एच.एस. सोहरावर्दी के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। विभाजन के वक्त हिंदू और मुसलमानों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलकत्ता में अपने माइग्रेशन को बढ़ाने और काम करने के सोहरावर्दी के अनुरोध के जवाब में गांधी ने एक असाधारण कदम उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक दोनों समुदायों के सभी सदस्य सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक वो एक साथ रहें और सहयोग करें। इस प्रस्ताव में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए गांधी जी के अनब्रेकेबल कमिटमेंट और विभाजन की चुनौतियों के बीच लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए नेताओं की संयुक्त जिम्मेदारी में उनके विश्वास को शो किया।
11 अगस्त 1961 वो साल था जब भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना घटी। ये वो साल था जब दादर और नागर हवेली को मिलाकर दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये जगह कई सालों से पुर्तगाली कॉलोनियल शासन के अधीन रही, यहाँ तक कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी यही वो वक्त था जब मर्जर होने की वजह से भारत के सोवेरियन टेरिटरी के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। असल में सालों तक दादर और नागर हवेली के लोग पुर्तगाली प्रशासन के अंडर रहे, जिसकी वजह से कई चुनौतियां और तनाव पैदा हुए और भारत भी चाहता था कि बातचीत से कूटनीतिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुर्तगाल के साथ एक समझौता किया जाए, और ऐसा हुआ भी, जिससे दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल होने में आसानी हो गई। असल में ये वो अचीवमेंट थे जो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुए, क्योंकि इसने क्षेत्रीय अखंडता और अपने लोगों की भलाई के लिए देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। दादर और नागर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश बनने से बेहतर शासन और प्रशासन की अनुमति मिली, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास डेवलप हुआ। इन घटनाओं में से एक घटना 11 अगस्त 2007 की भी है, जब मोहम्मद हामिद अंसारी ने भारत के 12वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था, जिसके बाद वो 11 अगस्त 2017 तक इस पद पर रहे। उपराष्ट्रपति के रूप में अंसारी का कार्यकाल भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बनाए रखने के प्रति उनके समर्पण और अलग अलग रोल्स में उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए जाना जाता है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले मोहम्मद हामिद अंसारी ने इंडियन फॉरेन सर्विस में अलग अलग राजनयिक पदों पर काम करते हुए अच्छा करियर बनाया। वो अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के साथ साथ अलग अलग देशों में भारत के राजदूत भी रहे। उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका में अंसारी के कॉम्प्रिहेंसिव डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस ने उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जहां उन्होंने अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अंसारी ने भारतीय सदन के उच्च सदन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी काम किया। इस रोल में उन्होंने सेशंस की अध्यक्षता की और एक बेहतर पार्लियामेंट्री को मेंटेन किया। मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल एजुकेशनल, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए उनके कमिटमेंट का एक हिस्सा रहा था। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। उपराष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल ने भारत के राजनीतिक और डिप्लोमेटिक सिनेरियो पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला, इसीलिए उन्हें आज भी देश के शासन और सार्वजनिक संवाद के लिए याद किया जाता है। और 11 अगस्त 2008 तो आपको याद होगा ही, जब बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग कंपटीशन में पार्ट लेते हुए बिंद्रा ने जीत हासिल की और भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। और जानते हैं, 15 अगस्त को भारत आज़ाद ज़रूर हुआ था, लेकिन उस वक्त भारत का अपना कोई नेशनल एंथम नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान 1911 में ही लिख लिया था, पर इसे 1950 में जनता के सामने लाया गया। और आखिर में जानिए कि 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार राष्ट्रध्वज को फहराया गया था। लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस था, वो ये कि झंडे के बीच में कमल का फूल बना हुआ था, जो नॉन ऑफिशियल था। लेकिन 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा ने इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज की जगह दी और इसमें चरखे की जगह सम्राट अशोक का धर्म चक्र बना दिया, और इस तरह तिरंगा स्वतंत्र भारत का राष्ट्र ध्वज बन गया। तो ये थी 1947 से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी थी। अगर आपको ये घटनाएं पहले से पता थी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।